Hello everyone. Yesterday we were discussing about disadvantages of DSP, right? Now we are moving forward to the topic applications of DSP. Means what are the applications of DSP that we are studying? हम कोई भी टेक्नोलॉजी स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं। ऐसे ही डीएसपी जो टेक्नोलॉजी हमने स्टडी स्टार्ट की है, इसका भी कहीं कोई एप्लीकेशन होगा, तभी हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अगर कोई एप्लीकेशन ही ना हो किसी टेक्नोलॉजी का, तो उसको स्टडी करने का कोई फायदा नहीं होता, राइट? सो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग मीन्स द टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोसेसिंग or analyzing or synthesizing signals which are in digital nature, and the chips which do the work are known as digital signal processors. There are numerous devices which generate, transmit, process and receive digital signals around us. हम जितना भी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग स्टडी करेंगे, उसका एक ही पर्पस है कि हम अपने प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग कर सकें अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज के अकॉर्डिंग। जैसी हमें जरूरत है उस टाइप की हम कोडिंग, उस टाइप की हम प्रोग्रामिंग अपने प्रोसेसर में कर सकें और उसका हम एप्लीकेशन ले सकें, उसको इंप्लीमेंट करके हम उसका एप्लीकेशन यूज कर सकें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे डिवाइसेस हम अभी यूज कर रहे हैं अपने रियल लाइफ में, जिसमें हम डीएसपी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जिस माइक से बोल रहा हूं, इस माइक से आवाज रिकॉर्ड होने में भी डीएसपी प्रोसेसर का यूज हुआ है। जिस जिस कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उस कैमरे से जो रिकॉर्डिंग होगी वहां भी एक डीएसपी प्रोसेसर होगा। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि रियल लाइफ में हम जितने भी सिग्नल्स देखते हैं, वो सारे सिग्नल्स कैसे हैं? वो सारे सिग्नल्स आर एनालॉग इन नेचर। और चूंकि हमें उसको रिकॉर्ड करना है, कहां पे रिकॉर्ड करना है? कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्ड करना है, तभी तो ये आपके पास पहुंचेगा इंटरनेट पर। तो हमें कहां रिकॉर्ड करना है? कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद उस कंप्यूटर सिस्टम में जो रिकॉर्डेड डेटा है उसको कहां डालना है? इंटरनेट पर डालना है। और इन सारे प्रोसेस को हम कैसे कर पाएंगे, कब कर पाएंगे? जब हमारे पास डिजिटल डेटा होगा। ठीक है, एनालॉग डेटा को हम ना तो इंटरनेट पर डाल सकते हैं और ना ही हम सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब काम हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास डिजिटल डेटा होगा। ठीक, तो उस डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने के लिए, उस पर प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? डीएसपी, राइट? हो सकता है मैं बोल रहा हूं, कई बार मेरी वॉइस वीक हो, आवाज आपको धीमी आए, तो अगर सिस्टम में आवाज धीमी रिकॉर्ड होगी तो कुछ नॉइज के साथ और वो वीक हो जाएगा, फिर आप उसको समझ नहीं पाएंगे, उसको एनहांस भी करना होगा। दिस इज द प्रोसेसिंग, और यही प्रोसेस डीएसपी को पिक्चर में ले आता है। ठीक, क्योंकि ये सारे प्रोसेसेस कौन करेगा? डीएसपी। तो कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिसको कि हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं? देखो,
First is mobile phone. A mobile phone has at least one DSP which will process our speech. मोबाइल फोन में मैं बोलता हूं, हम लोग बात करते हैं, तो जो मैं बोलता हूं उसको वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो आगे सेंड करता है। ठीक है, तो उसमें कम से कम एक डीएसपी तो होगा ही होगा। कुछ मोबाइल फोन्स ऐसे थे, कुछ दिन पहले आए थे, अब शायद ऐप से भी ये काम होने लगे हैं, जिसमें आप मेल की आवाज बोलेंगे और निकलेगी आवाज उसमें से फीमेल की, या किसी और लैंग्वेज में आवाज निकलेगी। आप बोलेंगे हिंदी, निकलेगा इंग्लिश, बोलेंगे हिंदी, निकलेगा उर्दू, भोजपुरी। इस टाइप से कुछ एप्लीकेशंस आए थे कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, ऐसे एक आध मोबाइल बने थे। अब शायद वो काम ऐप से होने लगे हैं। तो उसके लिए भी क्या चाहिए? डीएसपी प्रोसेसर, जो कि उसको प्रोसेस कर सके। ठीक ना? जो स्पीच है उसको प्रोसेस करके आगे देना है, तो उसके लिए क्या लगा होगा? डीएसपी प्रोसेसर। A digital radio has DSP which will receive the digital data from air through antenna and process it. डिजिटल रेडियो, पहले जो हम लोग रेडियो यूज किया करते थे वो रेडियो होते थे एनालॉग रेडियो। ठीक ना? जिसमें हम नॉब घुमाते थे, फ्रीक्वेंसी सेट करते थे। कई बार फ्रीक्वेंसी सेट नहीं होती थी तो उसमें करकराहट की आवाज आती थी। अच्छा, एक चीज और आपने नोटिस किया होगा कि जिस फ्रीक्वेंसी पर एग्जैक्ट आता है वॉइस, उसके अगल बगल भी थोड़ा बहुत वॉइस आता है, क्लैरिटी आती है, लेकिन कुछ डिस्टरबेंसेस के साथ, पुराने रेडियोज में। ठीक ना? तो पुराने रेडियोज में ऐसा होता था कि आप उसको नॉब को घुमाते थे, फ्रीक्वेंसी सेट करते थे, जिस फ्रीक्वेंसी पर आपको जो चैनल प्रिस्क्राइब्ड है उस प्रिस्क्राइब्ड चैनल से आपको कुछ सुनने को मिलता था, वेदर इट इज न्यूज और म्यूजिक और समथिंग एल्स। जो भी आप सुनते थे, जो उस चैनल पर प्रिस्क्राइब्ड होता था, वो आपको सुनाई देता था। राइट? अभी क्या है, सबके मोबाइल में रेडियो आ गया। आप कंप्यूटर सिस्टम पर भी रेडियो चला सकते हो। ये क्या है? डिजिटल रेडियो। डिजिटल रेडियो वही जो एनालॉग रेडियो था उसका एडवांस्ड वर्जन, मॉडिफाइड वर्जन क्या आ गया? डिजिटल रेडियो। ठीक है, अब यहां क्या है कि जो इनपुट है वो सिस्टम रिसीव करेगा फ्रॉम एयर, फिर उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको आगे सेंड करेगा, आगे प्रोसीड करेगा। ठीक है, तो डिजिटल रेडियो में क्या है, आपको चैनल डिजिटली सेलेक्ट करना है, और उस चैनल पर जो वॉइस आ रही है एयर के थ्रू, उस एयर के थ्रू जो वॉइस आ रही है, एनालॉग वॉइस आ रही है, उसको प्रोसेस करके फिर आपको सुनाई देगा। वो डिजिटली प्रोसेस होकर फिर आपको सुनाई देगा। उसकी क्लैरिटी आप सुनेंगे, उसकी क्लैरिटी बहुत ही डिफरेंट होगी। ठीक है, a digital TV does the same for video signals too. डिजिटल टीवी पहले था एनालॉग टेलीविजन। जैसा कल मैंने बताया था कि टेलीविजन में जो सीआरटी स्क्रीन लगी रहती थी और जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगे होते थे वो कितने बड़े बड़े होते थे कि आपका एक जो टीवी होता था पहले, वो एक कमरे बड़े हॉल के बराबर होता था। बाद में उसको कॉम्पैक्ट किया गया बाय यूजिंग आईसीज एंड बाय यूजिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, और तब आपके पास जो टीवी आती थी सीआरटी स्क्रीन वाली, आज से करीब 5-6 साल पहले तक,
उसके बाद तो सभी लोग जो है फ्लैट स्क्रीन ही लेने लगे, फ्लैट टीवी ही यूज करने लगे। लेकिन 5-6 साल पहले तक जो टीवीज आप लेते थे वो एक सीआरटी स्क्रीन की होती थी। ठीक है, आजकल एलईडी और एलसीडी टीवीज आने लगी हैं, उस समय सीआरटी वाली ही टीवी आती थी और मैक्सिमम वही चलती थी, सीआरटी वाली टीवी। ठीक ना। तो सीआरटी वाली जो टीवी होती थी उसमें एनालॉग सिग्नल आता था और एनालॉग फॉर्म में ही आपको स्क्रीन पर दिखाई देता था। ठीक है, लेकिन बाद में जो आपके एलईडी और एलसीडी स्क्रीन आने लगे तो उन्होंने क्या कर दिया, उसी एनालॉग डेटा को डिजिटलाइज कर दिया। ठीक है जी, उसी एनालॉग डेटा को डिजिटलाइज कर दिया। अब जो डिजिटल डेटा है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। ठीक, यही केस टेलीविजन में ऑडियो और वीडियो दोनों के साथ होता है। अ सीपीयू इन अ पीसी, आप सभी कंप्यूटर यूज करते हो, आपको पता है कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है वो क्या है, सीपीयू। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक ना, सारा काम उसी में होना है, सीपीयू में ही होना है। जनरली हम उस कैबिनेट को सीपीयू नाम देते हैं। बेसिकली वो क्या है, कैबिनेट, जिसके अंदर एसएमपीएस भी लगा होता है, हार्ड डिस्क भी लगी होती है, फ्लॉपी ड्राइव भी लगी होती है, सीडी ड्राइव भी लगी होती है, आपका यूएसबी का भी उसमें कनेक्शन लगा रहता है और साथ में मदरबोर्ड भी लगा रहता है जिसके ऊपर प्रोसेसर माउंट होता है। ठीक ना, तो बेसिकली सीपीयू क्या है, सीपीयू के लिए हम कंसीडर क्या करेंगे, सिर्फ उस मदरबोर्ड वाला पोर्शन, वो जो प्रोसेसर उस पर माउंट है, उस पूरे सिस्टम को हम सीपीयू मानेंगे। और वास्तव में वो भी नहीं है सीपीयू। सीपीयू कहां है, आपका जो प्रोसेसर है जो उस पर माउंट है मदरबोर्ड पर, उस प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के अंदर एक है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक ना, जो कि सारा प्रोसेस करता है। तो अभी आप अगर वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप सिर्फ उस मदरबोर्ड और उस प्रोसेसर को सीपीयू मान लो। तो सारा काम कौन कर रहा है, सीपीयू। आपके सिस्टम में सारा काम कौन कर रहा है, सीपीयू। आपके हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना है, हार्ड डिस्क से इंटरफेस करना है, कौन कर रहा है, सीपीयू। सीडी रोम से इंटरफेस करना है, यूएसबी से, आपके माइक से, आपके कैमरे से, आपके स्क्रीन से, हर चीज से जिसको इंटरफेस आपने किया है, किसके थ्रू किया है, सीपीयू के थ्रू किया है। ठीक है, तो जो सीपीयू आपका है, जो मदरबोर्ड आपका है, उस मदरबोर्ड में आपका डीएसपी प्रोसेसर भी लगा होता है। ठीक है, डीएसपी प्रोसेसर भी लगा होता है जनरल पर्पस प्रोसेसर के साथ, जो कि कुछ स्पेशल पर्पस ऑपरेशंस करने के लिए लगाया गया है। जहां कहीं भी आपके कंप्यूटर को प्रोसेसिंग करनी होगी, सिग्नल प्रोसेसिंग करनी होगी, आपका जनरल पर्पस प्रोसेसर तुरंत उसको इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप जाइए आपके डीएसपी के पास और वहां से प्रोसेस होकर आपके पास प्रोसेसर के पास फिर से सिग्नल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अ म्यूजिक और वीडियो प्लेयर। जब हम लोग म्यूजिक प्लेयर और वीडियो प्लेयर चलाते हैं, सीडी रोम आप डालते हो और आपको डेटा मिलने लगता है, सॉरी वीडियो या ऑडियो मिलने लगता है। तो जो सीडी रोम पर राइट हुआ है डेटा, वो डेटा कैसा है,
एनालॉग है या डिजिटल है? ऑब्वियसली डिजिटल है। और उस डिजिटल डेटा को प्रोसेस करना है, कौन करेगा? डीएसपी। मतलब उसके अंदर भी एक डीएसपी लगा होगा। नेक्स्ट इज मेनी अदर होम डिवाइसेस हैज डीएसपीज which will process corresponding digital signals। से बहुत सारे डिवाइसेस हैं हमारे पास जिनमें डीएसपी लगा होता है और corresponding डिजिटल सिग्नल को वो प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। Some more applications are there of DSP in our daily life। इमेज प्रोसेसिंग, आजकल कई मोबाइल में एक सिक्योरिटी सिस्टम आता है, फेस लॉक। वो चेहरा दिखेगा, उसमें आप अपना फोटो खींचेंगे, ठीक है, और उससे आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा। और वो ऑन तभी होगा जब वो फिर से आपका स्क्रीन दिखेगा, कैमरा, ठीक है, अदरवाइज वो ऑन ही नहीं होगा। तो इमेज प्रोसेसिंग आजकल बहुत जगह यूज होने लगा है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक ना। वैसे भी कई जगह उसकी जरूरत पड़ती है, जैसे एक मूवी आई थी मुगले आजम। मुगले आजम बहुत पहले ब्लैक एंड व्हाइट बनी थी, बाद में उसको कलर्ड किया गया। वो कलर आप किस बेस पर किए, कैसे किए? क्या दोबारा फिर से उस पूरी कास्टिंग को बुलाया गया और फिर से सेम मूवी बनाई गई? नहीं, उसी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी में कलर डाला गया। और वो कलर किसकी हेल्प से डाला गया? डीएसपी, इमेज प्रोसेसिंग की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर एप्लीकेशंस। बहुत सारे कंज्यूमर एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें डीएसपी की जरूरत पड़ती है। सेलुलर मोबाइल फोन, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मोबाइल फोन में डीएसपी होता ही होता है, कम से कम एक डीएसपी तो होता ही है। इन कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा यूज है आजकल, कम्युनिकेशन में डिजिटल कम्युनिकेशन आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। और डिजिटल कम्युनिकेशन बिना डीएसपी की हेल्प के नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिजिटल डेटा पर प्रोसेस होना है, और जहां भी डिजिटल डेटा पर प्रोसेस होना है वहां डीएसपी आएगा। नेक्स्ट इज इन स्पीच एंड म्यूजिक। जहां कहीं भी स्पीच और म्यूजिक आजकल बज रहे हैं, पहले की बात नहीं कर रहा हूं, आजकल जहां कहीं भी स्पीच और म्यूजिक का यूज हो रहा है, हर जगह डिजिटली आप उसको मैनिपुलेट करते हो, डिजिटली स्टोर करते हो, डिजिटली कंट्रोल करते हो, ठीक ना। तो वहां भी क्या है? डीएसपी। इन बायोमेडिकल, बहुत वास्ट यूज है बायोमेडिकल में डीएसपी का, बहुत वास्ट यूज है। आजकल तो रोबोट्स ऑपरेशन कर रहे हैं। कैसे? आप इंस्ट्रक्ट करते हो और वो काम करता है, आप बोलते हो वो काम करता है। कैसे? बाय यूजिंग डीएसपी। इन रडार एंड सोनार, रडार एंड सोनार एप्लीकेशंस आपके समुद्र में सी लेवल के नीचे कोई चीज है नहीं है उसका पता लगाने के लिए यूज होता है सोनार। और राडार ऊपर आसमान में कोई चीज फ्लाई कर रही है नहीं कर रही है उसका पता लगाने के लिए राडार का यूज होता है, ठीक। तो वहां भी आपको डिजिटल सिग्नल पर प्रोसेस करना है,
कि आपकी जो वेव गई टकरा कर वापस आई तो वो किस टाइप का शेप दे रही है, वो कैसा डेटा मिलेगा आपको, वो मिलेगा एनालॉग डेटा। उसको प्रोसेस करके ही तो आप बताएंगे, कैलकुलेट करके ही तो आप बताएंगे कि ये इतनी डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट है। और वो जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये सिर्फ बताना हो कि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए डीएसपी की जरूरत नहीं है। डीएसपी की जरूरत तब पड़ती है जब आपको यह बताना हो कि इस डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप कैसा है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, तब डीएसपी की जरूरत पड़ती है। सो come to the next topic. Our next topic is realization of digital systems. अभी तक हमने जो बात करी वो इंट्रोडक्शन की बात करी, डीएसपी के इंट्रोडक्शन की बात करी। बेसिकली डीएसपी का एप्लीकेशन जितना हमने पढ़ा, आप मोबाइल में कम्युनिकेशन में जहां कहीं भी यूज करते हो, हर जगह आपको एक कॉमन एप्लीकेशन दिखाई देगा। बाकी जो एप्लीकेशन है सो हैं, लेकिन एक कॉमन एप्लीकेशन जो आपको दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, फिल्टरिंग। एक कॉमन एप्लीकेशन क्या दिखाई देगा, फिल्टरिंग। ठीक ना। फिल्टरिंग मींस क्या कि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी बैंड है, कंप्लीट फ्रीक्वेंसी बैंड है, और उस फ्रीक्वेंसी बैंड में से आपको एक वो बैंड चूज करना है जिसके अंदर आपको ऑपरेशन करना है। ठीक ना। यही है फिल्टरिंग, कि इस पूरी फ्रीक्वेंसी बैंड में से, पूरी कंप्लीट इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी रेंज में से आपको उतना फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना है, वो फ्रीक्वेंसी बैंड सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपको ऑपरेशन करना है। ठीक। उसके बाद वाली जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सारी फ्रीक्वेंसीज को आपको स्किप कर देना है। यही है फिल्टरिंग। और ये कॉमन एप्लीकेशन है डीएसपी का आपके हर फील्ड में। तो दो टाइप की फिल्टरिंग आपके सिलेबस में दी गई है। एक है एफआईआर फिल्टरिंग और एक है आईआईआर फिल्टरिंग, फाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टरिंग एंड इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पांस फिल्टरिंग। तो ये जो दोनों टाइप की फिल्टरिंग है, इनको हम डिजिटल सिस्टम्स भी कह सकते हैं। कि जो हमने डीएसपी का यूज करके सिस्टम बनाया है वो बेसिकली क्या है, एक एफआईआर सिस्टम है और एक आईआईआर सिस्टम है। ठीक। अब ये जो सिस्टम्स हम बना रहे हैं ये देखने में कैसे होंगे, ये किस टाइप के होंगे, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। ठीक। तो रियलाइजेशन पढ़ने के पहले हमें यह पता होना होगा कि हम रियलाइज कैसे करेंगे सिस्टम को। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, तो किसी सिस्टम को रियलाइज करने के लिए उस सिस्टम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी आप उस सिस्टम को रियलाइज कर पाएंगे। किसी सिस्टम को रियलाइज करने के पहले उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टी किसी सिस्टम की आप कहां से पता करेंगे, तो किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी पता करने के लिए यह पता करना होगा कि वो सिस्टम जो है उसका इंपल्स रिस्पांस कैसा है। अच्छा, हम जितनी बात कर रहे हैं ये किस टाइप के सिस्टम के लिए कर रहे हैं, एलटीआई सिस्टम की बात कर रहे हैं।
LTI means linear time invariant systems. Linear time invariant means कि सिस्टम की प्रॉपर्टी लीनियर होनी चाहिए और टाइम इनवेरिएंट होनी चाहिए, टाइम के साथ वेरी ना करे। ठीक, टाइम के साथ वेरी ना करे, टाइम इनवेरिएंट हो और लीनियर हो, उसी टाइप के सिस्टम की अभी हम बात कर रहे हैं। हम नॉन लीनियर या टाइम वेराइंग सिस्टम की भी बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम डीएसपी स्टार्ट कर रहे हैं समझना, डीएसपी होता क्या है, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कैसे हम डीएसपी में प्रोग्रामिंग करते हैं, अभी हम बस ये समझना स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम बेसिक सिस्टम्स को लेकर चलते हैं, और एलटीआई सिस्टम एक तरीके का बेसिक सिस्टम ही है। आप कहें एक सिंपलेस्ट सिस्टम, तो सिंपलेस्ट सिस्टम एलटीआई सिस्टम है। जहां उसमें नॉन लीनियरिटी आ गई, जहां उसमें टाइम वेरिएंस आ गया, वो सिस्टम कॉम्प्लेक्स होने लगता है। ठीक है, और जब सिस्टम कॉम्प्लेक्स होने लगेगा तो उसकी एनालिसिस थोड़ी सी टफ हो जाएगी। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर कंट्रोल सिस्टम, सॉरी 6 सेमेस्टर में आपके आएगा कंट्रोल सिस्टम। उसमें आप देखेंगे कि जो एलटीआई सिस्टम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी आप फाइंड आउट करते हैं, उनकी एनालिसिस आप करते हैं बाय यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन जब नॉन लिनियरिटी आ जाती है, टाइम वेरिएंस आ जाता है, तो वहां आपको स्टेट स्पेस एनालिसिस यूज करनी पड़ती है। ठीक ना, तो अभी हम उसको स्किप कर रहे हैं, उस पॉइंट को। हम आते हैं एलटीआई सिस्टम पे। हम अभी अपने डीएसपी सब्जेक्ट पर चल रहे हैं, जब कंट्रोल में आएंगे तब वहां देखा जाएगा। सबसे पहले हमें यह पता करना है कि सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस कैसा है, और इंपल्स रिस्पांस ही क्यों। बेसिकली इंपल्स रिस्पांस है क्या, हमें यह समझना होगा। इंपल्स रिस्पांस है कि मान लो अगर आपके पास एक सिस्टम है, जस्ट अ मिनट, हाँ, इंपल्स रिस्पांस क्या है। मान लो आपके पास ये सिस्टम है, ठीक ना, एक ये सिस्टम है जिसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में या जेड ट्रांसफॉर्म आप कहें क्या है, एच जेड है। ठीक, इसका रिस्पॉन्स, इसका इंपल्स रिस्पॉन्स हमें पता करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसके इनपुट में हमें इंपल्स देना होगा। मींस किसी सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स पता करने के लिए उस सिस्टम के इनपुट में इंपल्स रिस्पॉन्स, इंपल्स इनपुट दिया जाता है, और फिर उसका जो आउटपुट आएगा वो आपको चेक करना है। तो अगर किसी सिस्टम के इनपुट में इंपल्स फंक्शन है तो आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक ना, इसका आउटपुट क्या मिलेगा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हम कहां थे। अगर किसी सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस पता करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें उस सिस्टम के इनपुट में इंपल्स इनपुट देना होगा, और फिर उसका आउटपुट हमें चेक करना होगा। ठीक है, अच्छा, अब एक बार आप ये सोचो कि अगर इस टाइप का सिस्टम है और यहां भी अगर हमने उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन लिया हुआ है, तो डेल्टा एन का फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या वैल्यू आएगा उसका, अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं डेल्टा एन का डेल्टा जेड, तो कितना होगा, डेल्टा जेड हमेशा कितना होगा, 1। और जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेल्टा जेड एंड एच जेड, विच इज इक्वल टू एच
z, राइट। मतलब ये हुआ कि अगर किसी सिस्टम का हम इंपल्स रिस्पॉन्स लेते हैं तो इसका मतलब है कि बेसिकली हम उस सिस्टम की प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक ना? किसी सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स लेने का मतलब ये हुआ कि हम उस सिस्टम की प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं ना। Here is example of transfer function. आपके सामने एक ट्रांसफर फंक्शन एग्जाम्पल गिवन है, लिखा है एच जेड इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन जेड इनवर्स डिवाइडेड बाई वन माइनस ए जेड इनवर्स प्रोवाइडेड mod z is greater than mod a, राइट। तो ये एक कंडीशन है mod z greater than mod a, जिससे कि ये जो आपका फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन है, वो नेगेटिव ना जाए या इनफाइनाइट को टेंड ना करे। ये एक आप कह सकते हैं एक जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक ना? अगर इसी सिस्टम को हमें टाइम डोमेन में लिखना हो, ये तो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, एच जेड में है। अगर इसी को हमें टाइम डोमेन में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? टाइम डोमेन में लिखने के लिए हमें ये फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक ना? उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में, चूंकि एच एन इज वाई एन ओवर एक्स एन, तो जब इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो फंक्शन हमारा क्या निकल के आएगा? वाई एन माइनस ए वाई एन माइनस वन इज इक्वल टू बी नॉट एक्स एन प्लस बी वन एक्स एन माइनस वन। ये जो फॉर्म है आपका, यही एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, यही एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक इस टाइप के सिस्टम का फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हम कह सकते हैं। किस टाइप का है अभी ये आगे आएगा, लेकिन एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि अगर आपके पास ट्रांसफर फंक्शन हो तो उस ट्रांसफर फंक्शन से आप इस टाइप का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये इक्वेशन है क्या? आपने बेसिकली किया क्या? ट्रांसफर फंक्शन आपके पास जो था वो z ट्रांसफॉर्म लेने के बाद आया था। ठीक ना? आप पिछली स्लाइड पर चलिए। 3 पॉइंट्स लिखे हैं कैरेक्टराइज करने के लिए एक एलटीआई सिस्टम को। तो किसी एलटीआई सिस्टम को कैरेक्टराइज करने के लिए 3 पॉइंट्स हैं। पहला, इंपल्स रिस्पॉन्स। तो मेन तो है इंपल्स रिस्पॉन्स, जिसको कि हम कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। और वो ट्रांसफर फंक्शन आपको कहां से मिलेगा? जब आप z ट्रांसफॉर्म लेंगे तब मिलेगा। ठीक है? दूसरी चीज जिससे आप उस सिस्टम को कैरेक्टराइज कर सकते हैं वो क्या है? डिफरेंस इक्वेशन। डिफरेंस इक्वेशन। तो डिफरेंस इक्वेशन से भी हम अपने सिस्टम को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो यहां आप देखेंगे इस एग्जाम्पल में, इस ट्रांसफर फंक्शन से जो आपको यहां मिला इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या है? यही है डिफरेंस इक्वेशन। जब हम कंटिन्यूअस डोमेन में रहते हैं, कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में रहते हैं, तब जो इक्वेशन बनता है वो डिफरेंशियल के फॉर्म में बनता है। ठीक ना? तो हम उसको नाम क्या देते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। और वही जो डिफरेंशियल के फॉर्म में रहता है वो यहां आकर क्या बन जाता है? डिस्क्रीट डोमेन में, डिस्क्रीट या डिजिटल डोमेन में डिफरेंस इक्वेशन। ठीक ना?
What are the basic operations for representation a system or to realize a system? Realization means उस सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। तो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस हैं? तो पहला है एडिशन, देन मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट एंड देन डिले। ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। ये तीन चीजें हैं तो आप अपने सिस्टम को रियलाइज कर सकते हैं, ठीक ना? तो कैसे कैसे हम सिंबल्स यूज करते हैं इन तीन ऑपरेशंस के लिए, ये अभी आप देखेंगे। और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, कई टाइप के, कई वैरायटी के स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, जिनसे कि हम अपने सिस्टम को रियलाइज कर सकते हैं। तो जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है हम वहां उस टाइप का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक ना? फर्स्ट इज एडर। एडिशन के लिए क्या चाहिए होगा? एडर। उसी से सब्ट्रैक्शन भी होगा। यहीं पर जो आपका ये सिंबल है एडिशन का, ये इस सिंबल में अगर यहां हमने x1 प्लस x2 लिखा है तो इसका मतलब है कि यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है। अच्छा, कुछ बुक्स में इसका सिंबल इस टाइप का भी बनता है, ऐसा भी सिंबल बनता है। इधर से आएगा x1, इधर से आएगा x2, ठीक है, और इधर निकल जाएगा इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, राइट? तो x1 प्लस लिखा हो, x2 प्लस लिखा हो, तो आप क्या करेंगे? x1 प्लस x2। अगर x1 के साथ प्लस हो और x2 के साथ माइनस हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि x2 is being added to x1 with negative sign. x2 is being added to x1 with negative sign, तो ये क्या बन जाएगा? x1 minus x2। नेक्स्ट इज मल्टीप्लायर बाय अ कांस्टेंट। तो किसी ब्रांच को ब्लॉक डायग्राम जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हम ब्रांचेस बनाते हैं, किन्हीं दो नोड्स के बीच एक ब्रांच बनी होती है, ठीक ना? तो उस ब्रांच के ऊपर अगर उस ब्रांच में अगर हमने एक एरो लगा दिया और उस एरो के ऊपर अगर कोई एक कांस्टेंट लिख दिया, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट इस ब्रांच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बेसिकली इस ब्रांच के साथ नहीं, इस ये ब्रांच जहां से ओरिजिनेट हो रही है, इस पॉइंट पर इस ब्रांच की जो वैल्यू होगी उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी? वहां जो इसकी वैल्यू होगी उसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कांस्टेंट। तो अगर यहां पर इसकी वैल्यू xn है तो यहां क्या हो जाएगा? axn। नेक्स्ट इज यूनिट डिले। यूनिट डिले, डिले को हम रिप्रेजेंट करते हैं z इनवर्स से। डिले को हम z इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसा करने का रीजन क्या है? ऐसा करने का रीजन ये है कि अगर कोई सिग्नल है विद डिले, जैसे ये xn-1 यहां पर है, ठीक ना? ये xn-1 है। अगर xn-1 का हम z ट्रांसफॉर्म लें तो क्या मिलेगा? z इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई xz, z इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई xz। तो जब हमने यहां z इनवर्स लिख दिया, इसका मतलब है कि इधर भी z ट्रांसफॉर्म है और इधर भी z ट्रांसफॉर्म है।
xn का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, xz मल्टीप्लाइड बाय z इनवर्स क्या आ जाएगा, z इनवर्स xz। उसका जब इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या आएगा, xn माइनस वन। इसका मतलब अगर हमें xn माइनस वन रिप्रेजेंट करना है तो xn के साथ एक डिले लगा दिया, एक z इनवर्स का एलिमेंट लगा दिया, हमें क्या मिल जाएगा, xn माइनस वन, राइट। एक एग्जाम्पल सिंपल सा आपके एग्जाम्पल में लिख रहा है yn इज इक्वल टू a1 yn माइनस वन प्लस a2 yn माइनस टू प्लस b xn, ठीक ना। ये एक डिफरेंस इक्वेशन गिवन है आपको। अब इस डिफरेंस इक्वेशन को आपको स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना है, ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। कैसे कर सकते हैं, तो नीचे बना हुआ आपके सामने है, देखिए ये xn क्या है, xn इज द इनपुट और इस xn के साथ मल्टीप्लाई क्या है, b, ठीक ना। xn इज द इनपुट, इस xn के साथ मल्टीप्लाई क्या हुआ है, b, ठीक। और ये किसमें ऐड हो रहा है, ये ऐड भी हो रहा है, देखो ये किसके साथ ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है इस yn का जो डिले एलिमेंट है, डिलेड वैल्यू ऑफ yn, उसके साथ ये ऐड हो रहा है। तो डिलेड वैल्यू ऑफ yn पहले ही जब z इनवर्स लगाएंगे तो क्या मिलेगा, यहां पर yn माइनस वन, यहां क्या मिलेगा, yn माइनस वन, और यहां क्या मिलेगा, यहां से एक बार डिले आया, दूसरा डिले यहां पर आ गया, मींस अगर यहां z इनवर्स है, यहां भी z इनवर्स लगा तो यहां क्या मिल जाएगा, फाइनली z पावर माइनस टू, और z पावर माइनस टू मिलते ही यहां आपको एक और डिले एलिमेंट हो जाएगा, मींस yn माइनस टू। तो यहां पर क्या मिला, yn माइनस वन, यहां पर क्या मिला, yn माइनस टू। yn माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई क्या है, a1, yn माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई क्या है, a2। तो यहाँ yn माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई किया a1, n माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई किया a2, ये दोनों आपस में एडेड हैं, तो यहाँ एक एडर लगाया सिंबल, इन दोनों का रिजल्ट ऊपर आया, ये किसके साथ ऐड हुआ, इस xn इंटू बी के साथ, और आपको रिजल्ट कहां मिलेगा, एज yn, राइट। दिस इज इट, थैंक यू।